दोस्तों, आज हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि बीएससी एनएससी पे कुल मिला के 5000 टू 6000 कंपनी हमारे लिस्टेड हैं। डिफरेंट सेक्टर इंडिया जो है वो डिफरेंट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डिफेंस के अंदर भी काम कर रहे हैं, इंडिया अच्छा काम कर रहा है, डिफेंस के अंदर भी काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल सेक्टर भी है हमारे इंडिया के अंदर, आईटी सेक्टर भी है, बैंकिंग भी है, काफ़ी सारे सेक्टर जो मिला के काम कर रहे हैं और इन्हीं के अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ आती है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट करें ताकि हमारी कैपिटल को हम बढ़ा सकें। पर उस कंपनी को चूज़ करने से पहले मेरे हिसाब से जो चीज़ सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप उसका सेक्टर सेलेक्ट करो कि सेक्टर आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको एक पैरामीटर बताता हूँ। सेक्टर आप वो चूज़ करो जो कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ से जिसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जिस सेक्टर की, ठीक है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही सेक्टर लेके आया हूँ। उस सेक्टर का नाम है वायर एंड केबल सेक्टर। इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ हमारी लिस्टेड है। इसके अंदर से आज हम एक कंपनी के बारे में बात करेंगे। उस कंपनी का नाम है पॉलीकैब। अब उस कंपनी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें जो है उसके बारे में जो खास बातें हैं ये बता देता हूँ सेक्टर के बारे में। जैसे हम ये मानते हैं कि जो डिफरेंट जो रिपोर्ट्स आती है, आरबीआई की रिपोर्ट्स आती है, यूबीएस की रिपोर्ट्स आती है, क्राइसिल की रिपोर्ट्स आती है, मूडीज़ की रिपोर्ट है, ये जितनी भी रिपोर्ट्स आती है ये बोलती है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 6 to 7% रहेगी। और इन्हीं लोगों के साथ में रिपोर्ट आती है कि जो वायर एंड केबल जो सेक्टर है वो हमारा जीडीपी से लगभग 1.5 टाइम टू 2 टाइम जो है हमारा ग्रोथ इजीली कर जाएगा, ठीक है। तो जब हमने ये वायर सेक्टर को देखा तो हमने ये देखा कि जैसे जीडीपी ग्रोथ हमारी 6 to 7% है, तो हम उसी वक्त समझ गए जो हमारी वायर एंड केबल इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो 10 to 12% या 10 to 15% के बीच में कहीं ना कहीं रह सकती है। तो हमें ये सेक्टर काफ़ी आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसी के आधार पे हमने कंपनी चूज़ करी पॉलीकैब। तो पॉलीकैब कंपनी की खास बात क्या है? पॉलीकैब कंपनी ये बोलती है कि जितनी स्पीड से सेक्टर ग्रोथ करेगा उससे हम 1.5 गुना स्पीड से हम ग्रो करेंगे। तो ये कंपनी हमें काफ़ी ग्रोइंग लगी, काफ़ी इंप्रेसिव लगी, इसलिए हमने ये कंपनी के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करी। ओके, सबसे पहले हम जिस भी कंपनी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिसको हम हमेशा देखने की कोशिश करते हैं कि अगर वो हमारे 2-3 पॉइंट अगर फुलफिल अगर हो रहे हैं तो हम उसको नेक्स्ट लेवल तक उसके अंदर रीड करने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी हमें आगे जाके पढ़नी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे क्या है कि मैंने इस कंपनी को पूरी डिटेल में पढ़ने के लिए कोशिश की। मैंने इसके अंदर इसकी पीपीटी पढ़ी, ठीक है, जो अभी 2026 में जो नई पीपीटी थी हमने इनकी पीपीटी पढ़ी, साथ में इनकी कौन पढ़ी क्वार्टर फोर की, ठीक है। साथ में सेकेंडरी मैं मानता हूँ कि हमें थोड़ा बहुत नंबर भी देख लेना चाहिए। जैसे नंबर के अंदर 3 तरह की स्टेटमेंट्स इनकी रहती है। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होती है, एक इनकी बैलेंस शीट होती है और एक इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है। वो नॉर्मली हम देख लेते हैं कि वो सही स्पीड से चल रही है या नहीं चल रही है। पर सबसे पहले तो हमें यही चीज़ चाहिए कि पीपीटी को पढ़ के हमें इसकी 2-3 चीज़ों के बारे में पता लगा। देखिए, हमें ना वो कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है जो कंपनी अपने सेक्टर के अंदर अपने मार्केट शेयर को बढ़ा रही है। इसके अंदर ये एक बात ऑब्वियस भी है कि जो कंपनी अपने सेक्टर से तेज़ स्पीड से ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब वो दूसरे से मार्केट शेयर छीन रही है दूसरी कंपनियों से, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर हम पॉलीकैब की बात करते हैं तो पॉलीकैब का FY25 के अंदर जो हमारा इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में शेयर था वो 26-27% था। वो 26 के अंदर इसका वही परसेंटेज शेयर जो है वो 30 से 31% हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि 4 से 5% की उसके अंदर ग्रोथ रही है। अब सेकेंडरी जो पैरामीटर है, सेकेंडरी पैरामीटर हम किसी भी कंपनी के लिए हम ये पकड़ते हैं कि वो कंपनी भविष्य के लिए आने वाले समय के लिए क्या कैपेक्स लेके चल रही है। क्योंकि मान लो अकेला डिमांड से कुछ नहीं होएगा, ठीक है, इट्स ओके, हमने डिमांड देख लिया कि डिमांड बहुत है, परंतु अगर कोई कंपनी उस चीज़ की सप्लाई ही पूरी नहीं कर पा रही है तो वो आगे ग्रोथ कैसे करेगी। तो इस बारे में भी हमने डीप इस कंपनी के अंदर गए और हमने ये चेक किया। तो कंपनी का कहना ये है कि कंपनी की जो प्लांट की जो यूटिलाइजेशन रहती है वो 70 से 75% के बीच में जब भी आ जाती है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी नया प्लांट बिठाना शुरू कर देती है, नई अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। तो कंपनी का ये कहना है कि जब भी 70-75% यूटिलाइजेशन पे आती है तो वो अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने FY26 के अंदर भी 1500 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करके और अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है। यानी जैसे जैसे डिमांड और आती जाती है कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटी को भी साथ के साथ एक्सपेंड कर रही है। इस कंपनी ने क्या है कि एक प्रोजेक्ट स्प्रिंग करके एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसमें कंपनी ने कुछ गाइडेंस दी थी हमें। उसमें गाइडेंस ये थी कि कंपनी ये कह रही है कि जो भी मार्केट की ग्रोथ रहेगी
उससे हम 1.5 टाइम तो हम ग्रोथ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। और साथ में कंपनी ये कह रही है कि हम 6 से 8 हज़ार करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो FY30 तक हम कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर दो बातें हैं कि एक तो कंपनी कैपेक्स के ऊपर कंपनी का पूरा ध्यान है, और साथ में कंपनी जो है वो मार्केट शेयर को बढ़ाते जा रही है, ठीक है। और साथ में इसके अंदर क्या है कि कंपनी ऐसा नहीं है कि कोई कैश साइड से कोई तंगी के अंदर है या कोई कैश की कोई कंपनी के अंदर प्रॉब्लम है। जो उसकी नेट कैश पोजीशन है वो सारी की सारी बहुत बढ़िया लेवल पे है। इनफैक्ट 24.6 बिलियन से इस साल कंपनी का कैश जो है वो 41.9 बिलियन हो गया। तो कंपनी हर एक पैरामीटर पे, मार्केट शेयर के पैरामीटर से भी, कैपेक्स के पैरामीटर से भी, नेट कैश पोजीशन के पैरामीटर से भी, हर पॉइंट में क्या लग रहा है काफ़ी एक्सेल करते हुए हमें दिखाई देती है। अभी अगर हम कंपनी के अगर नंबर की बात करते हैं तो जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आ रहा हूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसे मैंने चेक करी तो मैंने देखा कि जो इसकी सितंबर 2024 से अभी तक की क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है अराउंड 25% है, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। अगर मार्च 26 के अगर हम सेल डाटा की बात करते हैं तो उन्होंने 8864 करोड़ की टोटल मिला के सेल करी है, और इनका प्रॉफिट जो है वो 786 करोड़ का है। परंतु इसमें देखने वाली बात यह कि इस दौरान में प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 6% की हुई है। इसके पीछे भी कंपनी का कोई मेजर रोल नहीं होता। कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, जैसे ये स्टेट ऑफ हार्मोज बंद हुआ, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ, इसकी वजह से क्या था कि इस कंपनी का जो मेन रॉ मटेरियल है वो कॉपर और एल्यूमिनियम है। कॉपर जो है वो लगभग मोटा मोटी कॉपर का ये रहता है कि अबाउट 100% कंपनी को इम्पोर्ट ही करना पड़ता है। एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा इंपोर्ट करने की जरूरत है नहीं, वो हमें इंडिया में ही मिल जाता है। तो उसकी वजह से क्या था, जो इनकी रॉ मटेरियल की जो कॉस्टिंग थी वो काफ़ी बढ़ गई। तो मतलब कहने का मतलब बात है कि इन कंपनी को भी जो रॉ मटेरियल बढ़ने की जो एक नेगेटिव पॉइंट ये रहता है कि जो रॉ मटेरियल की अगर कीमत अगर बढ़ती है तो इस कंपनी के मार्जिन को हिट आगे जाके कर सकता है वो। परंतु जैसा कि हमें पता है अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध जो है वो काफ़ी कम हो गया है, और ऑयल वगैरह भी काफ़ी नीचे सेटल हो रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें लग रहा है कि आगे जाके इसका ये जो मार्जिन का ये कोई इशू नहीं रहेगा, ये आगे जाके हमारा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की करी। अब अगर हम इसकी बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो बैलेंस शीट के बारे में हमें 4 पॉइंट मेन ऐसे हैं जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इक्विटी कैपिटल, हम ये मानते हैं कि इक्विटी कैपिटल या आपकी कांस्टेंट रहे या आपकी घटे। तो अगर इक्विटी कैपिटल अगर कांस्टेंट रह रही है और ज़्यादा तेज स्पीड से इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसका मतलब आपके प्रॉफिट के हिस्सेदार कंपनी में ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये मैंने चेक किया तो इक्विटी कैपिटल उसके अंदर कांस्टेंट आ रही है। रिजर्व जो है हमेशा रिजर्व सरप्लस जो है वो कंपनी का इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बढ़ता ही जा रहा है रिजर्व सरप्लस, फिक्स एसेट बढ़ते जा रहे हैं, और वर्क इन प्रोग्रेस भी जो है इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब कंपनी कैपेक्स की तरफ कंपनी का काफ़ी जोर है। और अगर हम कैश फ्लो की बात भी करें तो वो भी लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो अच्छी बढ़ोतरी है कैश फ्लो के अंदर भी। और अगर हम रेशो की बात करते हैं तो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी इंप्रूव हो रही है इसकी। कैश कन्वर्जन साइकिल जैसे इनकी 64 डेज़ की थी FY25 के अंदर, अब वो 64 डेज से हो गई है 39 डेज, और जो वर्किंग कैपिटल डेज थे वो हो गए 54 to 30। कहने मतलब इसके जितने भी हमने पैरामीटर चेक किए ना, वो सारे के सारे पैरामीटर ना हमको बहुत बढ़िया लगे, हमें काफ़ी इंप्रेसिव ये कंपनी देखने में लगी। अब एक सवाल मन में आता है कि हर एक सेक्टर के अंदर क्या है कि अनऑर्गेनाइज प्लेयर भी है। अब जैसे अगर आप शूज़ मेकिंग में भी देखो या वायर के अंदर भी देखो, आप देखोगे यहाँ पे लॉट्स ऑफ लोकल प्लेयर्स भी है। तो कई बार मन में प्रश्न आता है कि यार ऐसा तो नहीं कि भाई कोई कंपनी इससे सस्ता बना के दे रही है, इतना प्रीमियम पे नहीं बांट रही, तो क्या पता उसकी सेल ज़्यादा बढ़ जाए, इनकी सेल घट जाए, क्या ऐसा हो सकता है? मैंने इसके बारे में विचार किया तो मेरे को ये लगा कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जो वायरिंग जो इंडस्ट्री है ना, वायरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जगह जगह आज के दिन आप देखोगे कि पूरे इंडिया के अंदर कई जगह से हमें न्यूज़ मिलती है कि इस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ये हुआ। आग लगने की घटनाएं जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसकी वजह से लोगों का फोकस ये हो गया है कि हमें कोई भी वायर अगर जो खरीदनी है या केबल जो खरीदनी है वो हमें प्रीमियम क्वालिटी की ही खरीदनी है। क्योंकि कल को इससे क्या है कि डैमेज बहुत बड़ा हो सकता है हमारी बिल्डिंग को या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो इसकी वजह से मेरे को ये लगता है कि पॉलीकैब जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी रहेगा, जो कि इसकी मार्केट शेयर की जो पोजीशन है वो लगातार बढ़ा भी रही है। एक बार तो हमने सारा का सारा ये एनालाइज कर लिया है, पूरा का पूरा डीप डाइव। नंबर के अंदर हम ज़्यादा नहीं गए हैं क्योंकि आंकड़ों के अंदर जाने से वो और ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, अब इसका Q1 का जो रिजल्ट आएगा उसको हम वॉच करेंगे। अगर हमें कुछ स्पेशल लगा या इसमें कुछ चेंज हुआ या इसकी कोई स्टोरी चेंज हुई तो हम इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।